नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके हरियाणा में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है आपके चाहे इसमें आपका स्टेट वाला एग्ज़ाम है या फिर जैसे कि आगे हरियाणा में CET वाला जो आपका एग्ज़ाम है ये लिया जाएगा, तो या फिर कोई अन्य भी एग्ज़ाम है HSC का, तो ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनसे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें हमने आपके पेडागोजी और इसके अलावा जो हिंदी वाला जो पार्ट है वो किया था, और आज की वीडियो में हम यहाँ पर हरियाणा जी के इसके अलावा जो अन्य जो भाग होता है उसको आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर हरियाणा जी की आ जाती है, जिसमें क्वेश्चन रहेगा कि प्राचीन काल में हरियाणा राज्य किस नाम से जाना जाता था। और ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं इन्हीं क्वेश्चनों का ही विस्तार जो हमने जो है वो नियम जो भी हैं इनके विस्तार पूर्वक ये पहले किए थे। तो हरियाणा के प्राचीन इतिहास और उसको अगर आप विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पर इन क्वेश्चनों का ही विस्तार उसमें दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर किस अन्य नाम से जाना जाता था। ब्रह्मवर्त, ब्रह्मा की उत्तरवेदी, ब्रह्मर्षि प्रदेश या इन सभी के नाम से। और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो इन सभी नामों से हरियाणा को जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्राचीन काल में हरियाणा को कहते थे। और ये जो नाम है यहाँ पर ये नाम क्यों है, तो इसके लिए आपको विस्तार पढ़ना होगा, और वो जो है आपको वीडियो आपको हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेगी, तो उसमें जाकर आप इनको विस्तार पूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में हरियाणा को कहते थे। तो प्राचीन काल में जो हरियाणा इसको कहा जाता था, ब्रह्मावर्त, गुजरात, कुरुक्षेत्र या फिर दिल्ली। तो क्या कहा जाता था? ब्रह्मावर्त। इसके बाद हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली जो नदियाँ हैं, एक तो है द्रिशतवती, और दूसरी कौन सी है? यमुना, शिवालिक, सरस्वती या फिर गोदावरी। तो एक तो यहाँ पर द्रिशतवती हो गई, और दूसरी की बात करें तो जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दी गई है, तो ये कौन सी है? सरस्वती जो यहाँ पर ये रहेगी। तो ये दोनों महत्वपूर्ण मानी गई है, द्रिशतवती और सरस्वती। इसके बाद आ जाता है किस उपनिषद में हरियाणा के सामाजिक आर्थिक जीवन का उल्लेख मिलता है? छांदोग्य, ज्वालोपनिषद, मुंडक या इनमें से सभी। तो कौन सा उपनिषद है? उप, नी और सदरी धातु जब से बना था ये उपनिषद, जिसका मतलब होता है गुरु के पास में बैठकर विद्या ग्रहण करना। तो सामाजिक आर्थिक जीवन का उल्लेख मिलता है, और किस में मिलेगा? ये छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट आ जाता है किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है? पंचशोधनी में, दिव्यावधान, आगंतुक निकाय या मध्यम निकाय में। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का जो उल्लेख हुआ है तो ये दिव्यावधान में हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा में जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र था थानेसर, अग्रवा, हंसी या फिर ये सभी। तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र इनमें कौन सा था? और ये था अग्रोहा। इसके बाद आ जाता है जैन कवि पुष्पदंत ने अपने किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग किया है? किन के द्वारा जैन कवि है पुष्पदंत? इन्होंने पद्म पुराण, महापुराण, जयपुराण या हम पुराण में। तो सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग किया था, और ये माना गया है महापुराण को। पुराण 18 होते हैं, जैसे महाभारत में पर्व की संख्या 18 है, ऐसी पुराण 18 है, ऐसे ही उप पुराण भी 18 होते हैं। इसके बाद है जैन ग्रंथों में हरियाणा के किस स्थान का अधिक उल्लेख किया गया है? कुरुक्षेत्र, रोहतक, पानीपत या फिर चीन का। तो जैन ग्रंथों में हरियाणा के किस स्थान का अधिक उल्लेख हुआ है? तो ये जो उल्लेख है ये रोहतक का हुआ है। इसके बाद है महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से माना गया है? रोहतक, अग्रोहा, सिरसा या पेवा से। और नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं, अग्गर, अग्रसेन, अग्रोहा। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, अग्गर, अग्रोहा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है किस पुराण में हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है? नारद, विष्णु, मत्स्य या वामन पुराण में। तो पुराण ये 18 हैं, तो इनमें से कौन सा पुराण है जिसमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी में आया है कौन सा था? ये वामन पुराण। इसके बाद क्वेश्चन है वामन पुराण में हरियाणा के कितने वनों का उल्लेख है? 4, 6, 7 या फिर 8 का। तो वामन पुराण में हरियाणा के कितने वनों का उल्लेख है? और यहाँ पर जो इसमें उल्लेख हुआ है 7 का, जो ऑप्शन सी में है।
इसके बाद क्वेश्चन है वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में प्रवाहित होने वाली कुल जो नदियाँ इनकी संख्या कितनी थी? किसके अनुसार? वामन पुराण के अनुसार 5, 7, 9 या फिर 11। तो नदियों की जो संख्या है ये 9 मानी गई है। इसके बाद क्वेश्चन है वामन पुराण में हरियाणा की किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है? तो वामन पुराण में हरियाणा की किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है? सरस्वती, आपगा, अंशुमती या फिर इंद्रावती। तो वामन पुराण में हरियाणा की किस नदी का उल्लेख नहीं है? जो यहाँ पर दी गई है इंद्रावती, तो इसमें नहीं है। अब इसके अलावा देखें तो सरस्वती, अंशुमती, आपगा इनको उल्लेख रहेगा। इसके बाद है किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? तो कौन सी पुस्तक है जहाँ पर थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों के बारे में बताया गया है? तो ये वामन पुराण है, पुराण कथा, पृथ्वी पुराण या कथा साहित्य, किस में है? तो जो ऑप्शन ए में यहाँ पर आया है, कौन सा है? वामन पुराण। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है हरियाणा में प्रथम जो पुरातात्विक खुदाई थी ये की गई थी? तो हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई कनिंगम, डी.बी. सनूपर, एच.एल. श्रीवास्तव या बी.बी. लाल ने तो पुरातात्विक जो खुदाई ये की थी, और ये खुदाई करने वाले थे जो ऑप्शन यहाँ पर बी में आए हैं। तो कौन थे? डी.बी. सनूपर। इसके बाद क्वेश्चन है हरियाणा में 5 विभिन्न श्रेणियों के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? हरियाणा में 5 विभिन्न श्रेणियों के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 24, 30, 33 या 37। तो 5 विभिन्न श्रेणियों के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? और इन अभिलेखों की संख्या है 37। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख टोपरा, बनावली, रोपड़ या पेवा अभिलेख है। तो सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है ये टोपरा गांव है, जहाँ से अशोक का स्तंभ जो है मिला था, ये अशोक का टोपरा अभिलेख। तो ये यमुनानगर के पास टोपरा गांव जो है वहाँ से मिला था, तो टोपरा अभिलेख इसका रहेगा। इसके बाद है अशोककालीन टोपरा। हरियाणा के यमुनानगर जिले के अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? फिरोज शाह, तुगलक, नसरुद्दीन लोधी या किसी ने भी नहीं। तो अशोककालीन जो टोपरा स्तंभ है अभिलेख उसको दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था, और ये जो यहाँ पर स्थापित करने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक। तो नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं, फिरोज शाह, फिरोज शाह। इसके बाद आ जाता है गोजरी महल स्तंभ अभिलेख हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गोजरी महल सिरसा, रोहतक, जींद या हिसार में। और इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये जो गोजरी महल जो है ये हिसार में है, तो यहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। इसके बाद है हरियाणा में खरोष्टी लिपिबंध अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? अम्बाला, करनाल, पानीपत या हिसार से। खरोष्टी लिपिबंध अभिलेख ये प्राप्त हुआ था और ये करनाल से प्राप्त हुआ था। इसके बाद आ जाता है हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित एक अभिलेख किस देश से प्राप्त हुआ है? प्राचीन इतिहास से संबंधित एक अभिलेख, तो ये देश थाईलैंड, लाओस, वियतनाम या फिर कंबोडिया कहाँ से प्राप्त हुआ है? और ये प्राप्त हुआ था लाओस से। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के प्राप्त हुए थे। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के करनाल से, रोहतक से, मेवात से या फिर हांसी से। तो इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के प्राप्त हुए थे और ये प्राप्त हुए थे रोहतक से। इसके बाद हरियाणा के किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? राखीगढ़ी, मिथातल जो भिवानी में है, बनावली या कपालमोचन। तो समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए थे और इनके जो सिक्के हैं ये मिथातल से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के किस जिले से हर्ष की ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है? पानीपत, झज्जर, सोनीपत या फिर मेवात से। तो हरियाणा के किस जिले से हर्ष की ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है? हर्ष कहाँ के शासक थे? थानेसर के। चीन यात्री हिंसांग इनके समय में आए थे और इनकी ताम्र मुद्राएं पूछा गया है। और ये जो सोनीपत है स्थान, तो यहाँ से ये प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आपके हरियाणा जीके के क्वेश्चन थे। और इसके बाद हम जो आपका अन्य पार्ट है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। तो अब हम अपने जो इंग्लिश ग्रामर वाला जो पार्ट है इस पर आ चुके हैं, और जिसमें हमारा पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम द मेट वंस वाटरलू?
टू मीट वंस वाटरलू, इसका मतलब क्या होता है? किसी के वाटरलू से मिलना। टू मीट ए न्यू पर्सन, न्यू प्लेस, टू मीट वंस फाइनल डिफीट, या इनमें से कोई सा भी नहीं, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन सी, टू मीट वंस फाइनल डिफीट से किसी की अंतिम हार का सामना करना। तो यही जा इसका मतलब है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय द आइटम यमन सर्विस। तो इसका क्या मतलब होता है यमन की सेवा? तो मुहावरे हैं, जैसे हिंदी में होते हैं मुहावरे लोगोक्तियाँ, प्राइवेट वर्क, गवर्नमेंट वर्क, मिनेस्ट वर्क या एक्सीलेंट वर्क। तो इसका मतलब क्या है यमन की सेवा? और इसका जो यहाँ पर अर्थ है जो ऑप्शन डी में है, अर्थात एक्सीलेंट जो वर्क है, उत्कृष्ट कार्य है। इसके बाद एलिवेशन इन दी एंटोनिम्स, इसका जो विपरीतार्थक है वो आपने बताना है। इसको क्या देते हैं? उपशमन करना, उपशमन करना। तो ये लेसनिंग है, मिनिफिकेशन है, एलिवेशन है या एक्सक्रेशन है। और इसमें देखें तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, अतिशयोक्ति, या इसको हम कह देते हैं। तो क्या है? अतिशयोक्ति, किसी बात को या बड़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। तो जैसे हिंदी में होते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो एलिवेशन मतलब उपशमन, अर्थात इसका जब हम विपरीत करेंगे उल्टा तो बन जाएगा अतिशयोक्ति। इसके बाद हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ विजडम, इसका बताना है समानार्थक। तो विजडम जो है इसका समानार्थक क्या है? और बुद्धि जो है इसको क्या देते हैं? बुद्धि, स्वेल, सिगेस्टी, सरेंडर करना या फुलिशनेस। और इसका जो यहाँ पर अर्थ है जो ऑप्शन बी में है, क्योंकि समानार्थक जब बताना था बुद्धि का, तो जो ऑप्शन बी में है यहाँ पर, और इसको क्या देते हैं? दूरदर्शिता। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द करंट इन डायरेक्ट स्पीच इफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज चेंज इनटू ही सेड आई शैल लीव दीज पेपर्स हियर। ही सेड आई शैल लीव दीज पेपर्स हियर। तो इसका जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? और जब हम इसका बनाएंगे तो ऑप्शन बनेगा ये वाला, कोमा टाकर दैट का प्रयोग होगा, आई ही में चेंज हो जाएगा, सेल ही कैन सार वुड में चेंज हो जाएगा, लीव और दिस दोज में चेंज हो जाएगा, और पेपर्स हेयर का देयर में। तो ही सेड दैट ही वुड लीव दोज पेपर्स हेयर। इस प्रकार से जो इसका यहाँ पर चेंज होगा। इसके बाद आ जाता है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द गिवन सेंटेंस। आई हैव रीड मोस्ट ऑफ डिकन्स नॉवेल्स। तो यहाँ पर जवाब आपने इसका बताना है कि मैंने डिकन्स के अधिकांश उपन्यास पढ़े हैं। अब आई हैव है, आई हैव और रीड है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बना है, सिंपल प्रेजेंट में है, पास्ट में है या पास्ट सिंपल में है। आई हैव रीड मोस्ट ऑफ डिकन्स नॉवेल, तो मैंने डिकन्स के अधिकांश उपन्यास पढ़े हैं। अब इसको अगर हम देखें तो कौन सा बना है यहाँ पर? तो वर्तमान की बात है, पढ़े हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है यहाँ पर ये रहेगा, एज हैव का प्रयोग हुआ है, हैव, तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है यहाँ पर ये इसमें बना है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये सही स्पेलिंग का है, तो इसमें जो सही स्पेलिंग है वो आपने बतानी है। सही स्पेलिंग कौन सी है इसकी? सही स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन बी में दी गई है, ETIQUETTE, तो यही जो यहाँ पर सही है। और शिष्टाचार जो इसको कहा जाता है, शिष्टाचार। इसके बाद है फिल इन द गैप विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, तो यहाँ पर है प्रेपोजिशन। दे वर स्टेट्समैन एस्यूम द मैनेजमेंट ग्रेट अफेयर्स, तो प्रेपोजिशन में यहाँ पर क्या आएगा? प्रेपोजिशन को देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो टू और ऑफ इसका यहाँ पर इसमें प्रयोग होगा,
वे महान मामलों के प्रबंध के आदि राजनेता थे। तो दे वर स्टेटमेंट्स, और फिर ये टू आ जाएगा, टू द मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट अफेयर्स। इसके बाद है फिल इन द गैप। आई विल सिट माई डेस्क टू डू माई लेसन एट विथ फॉर या इन। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, और इसमें देखिए तो ऑप्शन आएगा ये वाला, आई विल सिट एट माई डेस्क, जैसे ऑन द टेबल होता है। तो एट मतलब उसके ऊपर, आई विल सिट एट माई डेस्क टू डू माई लेसन। तो एट मतलब पर, डेस्क के ऊपर जा बैठे हुआ था। आई विल सिट एट माई डेस्क टू डू माई लेसन। तो मैं अपना पाठ याद करने के लिए मेज पर बैठूंगा। विल है बैठूंगा, क्योंकि फ्यूचर वाला है। इसके बाद है इंटरोगेटिव, यू हैड ए कंफर्टेबल जर्नी। तो इसका इंटरोगेटिव जब हम बनाएंगे क्वेश्चन मार्क वाला तो कौन सा बनेगा, और इनमें अगर हम देखें तो क्वेश्चन मार्क जो इसके लिए जो ऑप्शन डी में है, डिड जो इसका प्रयोग होगा, डिड यू, और हैड है तो हैव, डिड यू हैव ए कंफर्टेबल जर्नी। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा, डिड यू हैव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है पैसिव वॉइस ऑफ गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। तो भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा बनेगा इसका पैसिव में, तो जब हम इसका पैसिव यहाँ पर बनाएंगे तो जो ऑप्शन बी में है, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प बाय गॉड। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब। तो यहाँ पर क्या है, जो प्रोवर्ब जो है वो आपने बतानी है। कहावत होती है जैसे डायमंड कट्स आयरन, डायमंड कट्स गोल्ड, डायमंड कट सिल्वर, डायमंड कट डायमंड, या कह देते हैं कि जैसे लोहा लोहे को काटता है। तो इस प्रकार की जो कहावतें हैं, तो इसका मतलब क्या है, हीरा हीरे को काटता है। तो यही जो इसका बनेगा। इसके बाद है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर भी जो सही है वो ही आपने बताना है। तो सही कौन सा है इसमें, और सही के अगर हम देखें तो ऑप्शन ए वाला बनेगा, ही वाज अश्योर्ड एट हिज सक्सेस। वह अपनी सफलता पर आश्चर्यचकित था। इसके बाद है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर जो सही है वो आपने बतानी है, कौन सी आएगी करेक्ट फॉर्म। और करेक्ट फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर बनेगी इसमें ऑप्शन सी वाली, क्लेम्ड जो है यहाँ पर इसका आएगा ये। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर भी प्रेपोजिशन ही बतानी है। फायर फाइटर्स वर ट्राइंग टू लिफ्ट द रिकेज द बस दैट हैड आउटरन द मेन हाईवे। तो इसमें क्या आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है इसमें बनेगा ऑप्शन ए वाला, ऑफ और ऑन का यहाँ पर इसमें प्रयोग होगा। फायर फाइटर्स वर ट्राइंग टू लिफ्ट द रिकेज ऑफ द बस दैट हैड आउटरन ऑन द मेन हाईवे। इसके बाद जो हमारा आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, और इसमें आ जाता है हमारा पहले मात्रक तक योग्यता। तो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, दो अंकों की किस संख्या के अंकों का अंतर 7 है। यदि संख्या में अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो पुरानी तथा नई संख्या का जो अंतर है ये कितना होगा। तो यही जो आपने यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसमें जब हम इसे हल करेंगे तो कौन सा बनेगा, तो इसका बनेगा ऑप्शन डी वाला 63 जो इसका बनेगा। इसके बाद है ए का दाम बी के दाम से 25% कम है, बी का दाम ए के दाम से कितना ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपने इसमें मानने होंगे।
और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो है इसको मान लेंगे। तो माना बी की कीमत हो गई 100 रुपये और ए की कीमत 25% कम है, तो 25 कम कर लेंगे, कितना हो जाएगा 75। तो ये ए की हो जाएगी, माना बी की 100 और ए की कितनी हो जाएगी 75। तो ए की कीमत से बी की कीमत कितनी है 25 ज़्यादा। तो प्रतिशत निकाल लेंगे इसका, फिर वैसे ही 25/75 गुणा में 100, 100/3, तो कितना जाएगा 33.5। तो इतना जाए निकल के आएगा, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है, एक कक्षा में 11 छात्रों के गणित में प्राप्त अंक किए वाले हैं। छात्रों के प्राप्त अंकों की माध्यिका जो है क्या होगी। तो माध्यिका के लिए जो एक सूत्र है n+1/2 वाला। तो इसमें क्या है, एक कक्षा में 11 छात्र हैं, तो माध्यिका बतानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 11 प्लस में 1 2 और छठवां पद कितना है, 11 1 12 मतलब 6। तो छठा पद इसमें देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6। तो छठा पद जो कौन सा है 60। इसके बाद है 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 600 लग जाते हैं, तो धन कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा। तो कितना ये दुगना होगा। तो इसके लिए क्या है, हमने मूलधन कितना है 600 हो जाएगा, और मिश्र धन कितना है, मिश्र धन है यहाँ पर हो जाएगा ये 1200, और दर कितनी हो जाएगी, दर है 5%। तो इसके लिए समय के जब हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1200 में से 600 और गुणा में 100/600 गुणा में 5। तो जब हम इसे हल करेंगे क्या बनेगा, 600 गुणा में 100 और बटे में 600 गुणा में 5। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा 20 वर्ष। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसमें दिया गया है। इसके बाद आ जाता है 6 पुरुष और 8 महिलाएं 10 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं। एक महिला एक दिन में एक पुरुष के द्वारा दिए गए कार्य से ज़्यादा कार्य करती है, तो 10 महिलाएं वह कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो कितने दिन में ये समाप्त होगा, तो ये हो जाएगा 20 दिन में। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर जो इसका मान बताना है, और इसका मान कितना होगा। तो जब हम इसे निकालेंगे तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा 40 प्लस में 30 और 40 माइनस में 30 और बटे में 10। तो कितना हो जाएगा 70 गुणा में 10 बटे में 10। तो कितना जाएगा 70। तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसमें दिया गया है। इसके बाद है, कोई व्यापारी 1540 की दर पर रेडियो बेचता है और एक रेडियो पर उसे 1% का लाभ तथा दूसरी पर 12% की हानि होती है। तो दोनों रेडियो की विक्रय पर उसे कुल कितना लाभ या हानि होगी, तो ये कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन रहेगा हमारा डी वाला। तो कितनी होगी 45 रुपये की हानि। तो इसमें हमने पहले रेडियो का क्रय मूल्य निकालना होगा, फिर दूसरी रेडियो का क्रय मूल्य, फिर दोनों इनका क्रय मूल्य, तो ये फिर जो है निकल के आएगा क्रय मूल्य, फिर दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य। इसके बाद है ए बी सी किसी काम को 7 14 28 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये कितने दिनों में कर देंगे इसको, तो ये कर देंगे 4 दिन में। इसके बाद है, निम्नलिखित संख्याओं में से जो संख्या दी गई है इसको कौन सा निकटतम है, इस संख्या का निकटतम। और इसका जो यहाँ पर निकटतम है कितना, तो जो ऑप्शन बी में है 50 जो इसका निकल के आएगा।
उसके बाद है यदि एक संख्या जो दी गई है ये किसके बराबर है, और यहाँ पर एक ऑप्शन सी हमारा -4/3 के। इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि दिल्ली को हम इस प्रकार से और कलकत्ता को इस प्रकार से लिख सकते हैं तो ये जो कालीकट है इसको हम कैसे लिखेंगे। तो ये जो यहाँ पर कोड है, डी का जैसे 7 है, ई का 3 है, तो ये इसकी जगह पर आपने रख के देख लेने हैं। तो जब हम इसे रखेंगे तो ऑप्शन सी वाला बनेगा ही। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक का चयन कीजिए जो अलग है। तो इनमें एक अलग कौन सी वाली है। अब इनमें अगर हम देखें तो जो ये संख्या 16 है इसका छोड़कर अन्य सभी वर्ग संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि ये 4 का है तो अन्य नहीं है। इसके बाद दिए गए विकल्पों में से लुप्त जो पद है वो बताइए। तो लुप्त कौन से वाला है, यू ओ आई ए। अब इनमें देखें ए ई आई ओ यू, तो ये जो ग्रामर है इसके व्यंजन स्वर हैं ए ई आई ओ यू, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। इसके बाद है निम्नलिखित अंक श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इससे आगे यहाँ पर क्या आएगा, 3 6 18 72। तो यहाँ पर देखें तो 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 चौके 72, तो 2 3 4 इस प्रकार का कुछ क्रम है। अगर हम 72 में 5 लगाएं तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 35 और 1 36, जो ऑप्शन डी में है। इसके बाद अजय 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है तब दाएं मुड़ता है, 40 मीटर चलता है फिर दाईं ओर मुड़ता है और फिर 20 मीटर चलता है, फिर 20 दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो अपनी मौलिक स्थिति से वह कितनी मीटर की दूरी पर है, तो कितने मीटर दूर है। तो इसके लिए पहले दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जैसे यहाँ पर है आ जाए तो यहाँ से क्या हो 30 मीटर उत्तर की ओर। अब ये है उत्तर, यहाँ पर चलेगा 30 मीटर उत्तर की ओर चल दिया, तब दाईं ओर मुड़ता है, अब उसका राइट हैंड ये वाला बनेगा, मतलब इस साइड में चलेगा। तब दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो यहाँ पर कितना चल दिया 40 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। अब उसका राइट हैंड मुड़ेगा वो और यहाँ से चलेगा 20, मतलब यहाँ तक चल जाएगा आधा 20 मीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, मतलब यहाँ तक ऐसे यहाँ तक चल दिया। वह अपनी मौलिक स्थिति से कितने मीटर दूर है, क्योंकि यहाँ से उसने चलना शुरू किया था, यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना था शुरू में, यहाँ से यहाँ तक 30 था ये, और ये 20 है। 30 में से 20 कम कर लो तो ये निकल के आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, आसान क्वेश्चन है, 10 आ जाएगा 10। तो ये जो जगह कितनी है 10 की। इसके बाद है एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। वृद्ध व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है। एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा कि उसका पुत्र, अमित ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। चाचा कौन होता है, चाचा वो तो भाई, तो वृद्ध व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है। तो इनका जो संबंध है ये पिता का है, तो वृद्ध व्यक्ति अमित का क्या होगा, पिता होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। चाचा कौन होता है, जो भाई होता है, तो ये उसका पिता है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर लुप्त संख्या, कुछ क्रम जो यहाँ पर चला हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 चौके 20 हुआ है और 5 और 4 9 हुआ है, 5 और 4 9, 5 चौके 20। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 8 तिया 24, 8 और 3 11। यहाँ पर भी अगर हम देखें 9 और 4 13, तो 9 चौके 36 जवाब होना चाहिए, जो ऑप्शन बी में है। इसके बाद है पेड़ के एक पंक्ति में एक पेड़
पंक्ति के किसी भी किनारे से पांचवा है, मतलब जैसे पेड़ है। अब यहाँ पर एक पेड़ पंक्ति के किसी भी किनारे से पांचवें नंबर पर है, पांचवें नंबर पर है कोई से भी कोण से। तो कितने पेड़ हैं टोटल पंक्ति में, कितने पेड़। अब किसी भी पंक्ति से मतलब जैसे यहाँ है, अब ये पांचवें नंबर पे है तो 4 यहाँ से होंगे और 4 ही यहाँ भी होंगे। अब कौन से नंबर का है इसमें आप आसानी से देख सकते हैं, 4 और 4 8 और एक ये है ही 9, तो 9वां नंबर हो जाएगा ये जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है यदि एक वर्ष में 24 अगस्त को वीरवार है, गुरुवार, तो उस माह में सोमवार की संख्या होगी। यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को वीरवार है तो माह में सोमवारों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जैसे सोमवार का अगर लगाएं तो जैसे 25 से जो हमें लगाने होंगे, अगर 25 को वीरवार है तो इसका मतलब फिर इससे 7 कम करने होंगे, या फिर जैसे वीरवार है, वीरवार से पहले दिन हम गिन सकते हैं। तो इसमें 1 8 15 22 29, क्योंकि अगर 25 को वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, 1 1 2 3 4, तो 25 के बाद अगर देखें तो जो है 29 का सोमवार है। 29 में से फिर आप कम कर सकते हैं, 29 में से 22, फिर इसमें से 15, फिर 8 1, तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5, तो 5 जो है यहाँ पर इसमें हो जाएंगे। इसके बाद है निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक सम संख्या और तुरंत बाद एक विषम संख्या है। तो पहले एक सम संख्या और बाद में एक विषम संख्या इसमें होनी चाहिए। तो जो ऑप्शन सी में दी गई है तो इनकी संख्या कितनी है, यहाँ पर 3 है, जिनके पहले एक सम संख्या और बाद में एक विषम संख्या है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर 3 इसमें आएंगे। तो यही जो हमारे आज क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।